गाइज लेट्स स्टार्ट। तो आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन की। नाउ थर्मल एक्सपेंशन काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। और यहाँ जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे वो आपको केटीजी और थर्मो में भी हेल्प करते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री में जो हम हीट की शुरुआत करते हैं वो आपको हीट ट्रांसफ़र और वही चीज़ें आपको केटीजी थर्मो में भी हेल्प करती हैं, तो इसको ध्यान देना। और एक सवाल इसका अक्सर आ जाता है। तो ना सबसे पहले बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इसको क्विकली कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक टेम्परेचर। तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। तो कोई भी आपकी जो बॉडी है वो कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, उस बात का परिमाण जो है, उस बात का जो नापने का तरीका है, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। नेचुरल फ्लो ऑफ हीट इज़ फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो कभी भी आपकी हीट ट्रांसफ़र अगर हो रहा है तो हीट हमेशा ट्रैवल करती है आपकी हायर टेम्परेचर की बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी पे। टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। हम कहते हैं दो बॉडीज आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम में तब आएंगी जब दोनों का तापमान, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, और उसके बाद आपकी हीट फ्लो करना बंद कर देती है। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम आ गया तो हीट यहाँ से वहाँ फ्लो करना आपकी बंद कर देगी। इसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर जो उसकी यूनिट है। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स में टेम्परेचर वो आता है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट आपकी केल्विन होगी, ऐसा यूनिट। और इसके अलावा बहुत सारे और यूनिट है जो हम यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। सो केल्विन जो है ये आपकी एसआई यूनिट हो गई। इसके अलावा आपकी सेंटीग्रेड या सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रीमर और रैंकाइन, ये अलग अलग यूनिट्स हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जिसमें आप दोनों आपको ज़रूरत पड़ेगी वो इन दोनों की ज़रूरत है, जहाँ पे सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच में कन्वर्जन अपने को आना चाहिए। अगर इन सब की एक साथ बात करें तो ये आपका कन्वर्जन का स्केल है, स्क्रीनशॉट लेके रख लें। हार्डली इसकी कभी आपने को ज़रूरत पड़ती है, बट श्योर आना चाहिए आपको। जो अपने को ज़रूरत पड़ेगी वो ये और ये वाला पैरामीटर है। इनको ध्यान रखना कि अगर आपका टेम्परेचर मान लो सेंटीग्रेड में दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी अपने को ये दे रखा है ना। इस केस में अगर हम कहें ये आपका टेम्परेचर है, इसी को अगर हमें कन्वर्ट करना हो 40 डिग्री को केल्विन में, तो यही केल्विन आपका कन्वर्ट होके हो जाएगा 273.15 प्लस 40। ऐसे करके आप इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा इस केस में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। नाउ थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पे हम कहते हैं कि व्हेन मैटर इज हीटेड विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। अगर आपने मैटर को हीट किया है, स्पेशली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके सॉलिड्स की, अगर आपने उसको हीट किया और वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, हम कहते हैं इट यूजुअली एक्सपेंड्स। तो अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया आपने, आपका आयरन रॉड है 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया है, 40 डिग्री का भी मान लो चेंज आया है, तो इतना चेंज नहीं है कि उस लोहे को पिघला दे वो, ठीक है। तो उस केस में हम कहते हैं कि इट एक्सपेंड्स। एक्सपेंड का रीज़न हम ये समझाते हैं कि विद राइज इन टेम्परेचर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो हम ये कहते हैं कि जो आपका बीसीसी एफसीसी स्ट्रक्चर आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि आपका मान लो ये एक एटम है और ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और नेबरिंग वाले उसके अगल बगल में क्लोज पैक्ड हमने रखे हुए हैं। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करता है तो उसका वाइब्रेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्लास में मैं इसको ऐसे डेमो देता हूँ कि मान लो एक साथ 10-20 लोग खड़े हैं और सारे ऐसे खड़े हैं। अब अगर टेम्परेचर राइज हुआ तो सबको इतनी जगह चाहिए। इफ़ दैट इज़ द केस, तो सबको अगर एक्स्ट्रा जगह चाहिए हल्की सी भी, तो आपका ओवरऑल हर डायमेंशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन, हम ये कहते हैं कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एटम इंक्रीजेज, सो द मैटर एज अ होल एक्सपेंड्स। थर्मल एक्सपेंशन की हम यहाँ पे बात करें तो हम ये कहते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन इज मिनिमम इन केस ऑफ आपका सॉलिड्स है। उस केस में जो एक्सपेंशन देखेंगे, परसेंटेज एक्सपेंशन जो है वो आपका मिनिमम होता है। गैसेज में ये आपका मैक्सिमम होएगा। अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सॉलिड का बढ़ाया और वही 10 डिग्री आपने गैसेज का बढ़ाया, तो गैसेज में क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है, तो उस वजह से आपका गैसेज में एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होएगा। राइट। सॉलिड्स कैन एक्सपैंड इन 1 डायमेंशन, उसको हम लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। दे कैन एक्सपैंड इन 2 डायमेंशन, उसको हम सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं। वो एक्सपैंड कर सकते हैं आपके 3 डायमेंशन में, उसको हम वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलते हैं। वाइल लिक्विड एंड गैसेज यूजुअली सफर चेंज इन वॉल्यूम ऑन लो वॉल्यूम ओनली। तो गैसेज और लिक्विड की जब हम बात करते हैं, तो गैसेज या लिक्विड के केस में हम 1 डायमेंशन चेंज की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं वो आपका तीनों डायमेंशन में आपका एक्सपैंड कर सकता है, तो उसका एक्सपेंशन हम वॉल्यूम में लेंगे। अरे चलो, इसके बाद बात करते हैं आपके लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक और आपके सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन की। सो हम ये कहते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन जब हो रहा है तो बिफोर हीटिंग मान लीजिए आपकी एक रॉड रखी हुई है, उसकी लेंथ L0 है
और जब आपने उसको हीट किया तो मान लीजिए उसकी लेंथ जो है L0 प्लस डेल्टा L हो गई। डेल्टा L यहाँ पे आपकी जो लेंथ है उसकी थोड़ी सी बढ़ गई। इफ़ दैट इज़ द केस हम कहते हैं डेल्टा L जो है उसको आप लिखते हैं L0 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा डेल्टा टी। तो चेंज इन लेंथ जो है वो आपकी इस बात के प्रोपोर्शनल होगा कि ओरिजिनल लेंथ क्या है। तो जब हम चेंज इन लेंथ की बात करेंगे तो मान लीजिए आपकी एक रॉड है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, वो उसी मटेरियल की बनी हुई एक रेलवे लाइन है जिसकी लेंथ है 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। तो चेंज इन लेंथ जो आएगा वो इस बात के प्रोपोर्शनल होगा कि ओरिजिनल लेंथ क्या है और आपका टेम्परेचर में चेंज किया हुआ है, और उसी के साथ साथ एक आपका कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे अल्फा ही आ जाता है जिसको आप कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा और ये आपकी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। फाइनल लेंथ जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी L0 प्लस आपकी L0 अल्फा डेल्टा टी, आपकी फाइनल लेंथ हो जाएगी। यहाँ पे अल्फा की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर आपका थर्मल एक्सपेंशन, और यहाँ पे अल्फा की जो डायमेंशन आएगी वो डायमेंशन आपकी C इनवर्स या फिर K इनवर्स आएगी या फिर उसकी टेम्परेचर इनवर्स, ये डायमेंशन रहेगी यहाँ पे। नाउ इसी को अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें, सुपरफिशियल या फिर आपका एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन में हम कहेंगे कि आपकी जो प्लेट है, अब वो प्लेट आपकी एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन या फिर दोनों डायमेंशन में उसका इंक्रीज हुआ है, तो उस केस में हम यहाँ पे कहेंगे कि आपका चेंज इन एरिया जो है वो A0 बीटा अल्फा डेल्टा टी हो गया। और यहाँ पे हम ये भी कहते हैं कि अल्फा जो है ट्वाइस अल्फा दैट विल बी इक्वल टू बीटा। यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी का सिमेट्रिक एक्सपेंशन हुआ है, यानी कि एक्सपेंशन उसका एरिया लेंथ में और ब्रेड्थ में अगर सेम अगर उसका कोफिशिएंट है, तो उस केस में हम एरिया का जो कोफिशिएंट बीटा आता है उसको हम ट्वाइस अल्फा लिख देते हैं। अगर यहाँ पे असिमेट्रिक या जो आइसोट्रोपिक आपके मटेरियल होते हैं, उस केस में अल्फा अगर आपका अलग है दोनों डायमेंशन में, तो उस केस में बीटा को आप लिखेंगे बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। उस केस में दोनों बराबर नहीं होंगे, तो एक्सपेंशन आपका एक्स डायमेंशन में अलग हो रहा है, वाई डायमेंशन में अलग होएगा, या जो भी 2 डायमेंशन है अलग अलग एक्सपेंशन होगा, तो वहाँ पे आप बीटा की वैल्यू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 करके लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका फाइनल एरिया आ गया। वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है तो अगेन यहाँ पे फिर हम अज्यूम करते हैं कि आपका हर डायमेंशन में अगर आपका कोफिशिएंट एक्सपेंशन पर यूनिट एक्सपेंशन अगर सेम है, उसको आप यहाँ पे गामा से डिनोट करते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय आपका चेंज इन टेम्परेचर एंड गामा की वैल्यू हो जाएगी। फाइनल वॉल्यूम आपका V0 1 प्लस गामा टी हो जाता है। इनके बीच अगर रेशो देखेंगे तो अगेन यहाँ पे फिर हम कहते हैं कि आपका गामा जो है दैट विल बी इक्वल टू 3 अल्फा। मतलब क्या है कि आपका एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन और जेड डायमेंशन में जो कोफिशिएंट है वो अगर बराबर हैं तो उस केस में आप इन तीनों को ऐड करके ऐसे लिख देंगे। अगर अलग अलग हैं तो आप लिखेंगे गामा विल बी इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2। ये आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कुछ सिनेरियोज आते हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट सवाल बनते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आपका, हम बात करें टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। नाउ हम ये कहते हैं कि अगर आपका सिंपल पेंडुलम है, इसकी एल रॉड है, ये आपका सारा मास यहाँ कंसनट्रेटेड था, इसका आपने जो टाइम पीरियड लिखा था T इज इक्वल टू 2π√L/g। नाउ इस केस में अगर मान लीजिए आपकी लेंथ इंक्रीज हो गई, अगर यहाँ पे आपकी लेंथ इंक्रीज हो गई तो आपका ऑफकोर्स, क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट में, तो आपका यहाँ टेम्परेचर में टेम्परेचर चेंज की वजह से टाइम पीरियड में भी चेंज आएगा। कितना चेंज आता है उसको आप एरर एनालिसिस करके यहाँ पे लिख सकते हैं। डेल्टा T/T विल बी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा एक्चुअली यहाँ पे डेल्टा टेम्परेचर वाला वो है। ठीक है, और इसी में एक सवाल आपसे ऐसे पूछे हुए हैं कि मान लीजिए आपका लेंथ 2% बढ़ गया, आधा % बढ़ गया, उस केस में लॉस ऑफ टाइम क्या होगा? बिकॉज आपका जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो स्लो हो गया है। स्लो हो गया है तो घड़ी आपकी धीरे चलेगी, धीरे चलेगी तो आपका लॉस इन टाइम आएगा। लॉस इन टाइम को आप यहाँ लिख सकते हैं, इस टी को हम उधर ले गए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाफ अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय आपका टाइम पीरियड जो ओरिजिनल है उससे ये आ जाएगा। ना यहीं पे कुछ सवाल आपसे पूछे हुए कि एक दिन में कितना लॉस होएगा। उस केस में टी की वैल्यू जो है आप यहाँ पे वो एक दिन के हिसाब से उसको सेकंड्स में करके आप लिख सकते हैं। वहाँ पे 24 इंटू 60 इंटू वो करके आप उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो एक सेकंड में इतना लॉस हुआ है। पर यूनिट टाइम आपका इसमें जो हमने देखा पर यूनिट टाइम इतना लॉस हुआ है, पूरे दिन भर में कितना होएगा उसको 86400 से मल्टीप्लाई कर दो तो पर डे लॉस आ जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपकी रॉड जो है, ठीक है, अब यहाँ पे 2 चैप्टर हमने मिला दिए, थर्मल एक्सपेंशन और आपका इलास्टिसिटी। तो जो रॉड है उसको आपने 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में रख दिया है, ओरिजिनल लेंथ उसकी L। अब यहाँ पे टेम्परेचर हमने बढ़ाया,
तो रॉड जो है वो धक्का मारेगी, उन दीवार को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, बट क्योंकि हमने कहा है रिजिड सपोर्ट है, वो दीवार वहाँ से नहीं हिलेगी, उस वजह से आपकी यहाँ पे स्ट्रेन आ जाएगी। स्ट्रेन कितना होएगा, वो आपका स्ट्रेन हम इलास्टिसिटी में पढ़ चुके हैं, स्ट्रेन की वैल्यू होती है डेल्टा एल बाई एल। हमने कहा था स्ट्रेन वहाँ पे तब होता है जब डेल्टा एल होता है कि आपकी लेंथ इंक्रीज हुई। यहाँ पे एक्चुअली देखेंगे तो लेंथ इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन हम डेल्टा एल को यहाँ पे मानेंगे कि टेम्परेचर के चेंज के साथ कितनी लेंथ इंक्रीज होना चाहती थी, उसको आप डेल्टा एल लिख के उसको उसके बेसिस पे आप स्ट्रेन निकालेंगे, और इसकी सिंपल सी वैल्यू अल्फा डेल्टा थीटा आ जाती है। डेल्टा थीटा आपका चेंज इन टेम्परेचर है। सिमिलरली थर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे तो इसको आप जो भी आपका स्ट्रेन आया उसको आप वाई से यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज हमें पता है इलास्टिसिटी में पढ़ा हुआ है कि आपका वाई जो होता है दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को निकालना है तो वाई मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन कर देंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा। ये आपका थर्मल स्ट्रेस हो जाता है। कुछ सवाल यहाँ पे ऐसे पूछे जाते हैं कि दीवार पे फोर्स कितना लगेगा। दीवार पे फोर्स के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस की जो वैल्यू है, स्ट्रेस को हम लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो आपका स्ट्रेस आया उसी को आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड वंस यू डू दैट आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई। छोटे छोटे फॉर्मूले, इनको ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं एरर इन स्केल। तो अगर हम मान लीजिए स्केल यूज़ कर रहे हैं, वो स्केल मान लीजिए हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलिब्रेट किया हुआ है, और अब आप उससे कोई लकड़ी नापना चाह रहे हैं, तो लकड़ी का थर्मल एक्सपेंशन कम होगा एज कम्पेयर टू स्टील का स्केल जो है उसका एक्सपेंशन होएगा। अदर वे राउंड, अगर आपका लकड़ी का स्केल है उससे आप कोई चीज़ नाप रहे हैं और 20 डिग्री पे पहले नापी, और लकड़ी का स्केल है आप कोई मेटल की चीज़ नाप रहे हैं, अब टेम्परेचर आपका बढ़ गया तो मेटल स्केल ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कम है, तो आपका ये एक्सपेंशन जो है ये इसके अल्फ़ा पे डिपेंड करेगा कि उस मटेरियल का अल्फ़ा क्या है। इसके लिए हम ये कहते हैं कि मान लीजिए ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू हम कहते हैं कि किसी एक टेम्परेचर पे हमने कहा कि मान लो इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर या 20 इंच या वटेवर उसकी वो वैल्यू है। अब जब डेल्टा थीटा आएगा तो वहाँ पे ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम ये यूज़ करते हैं आपका स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फ़ा, और उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। आपका एक टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर है, एक आपका कैलिब्रेशन टेम्परेचर होएगा। इसको यूज़ करेंगे तो हमें आपकी यहाँ पे इसकी स्केल की जो एरर आएगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगेन एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे एक और इस तरह के सवाल पूछे हुए हैं कि आपकी कैविटी है, मान लीजिए कैविटी है कि आपका कोई प्लेट है या फिर आपको कोई क्यूब है, उसके अंदर कैविटी बना दी। अब टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ तो ये लाइन ध्यान रखना, इट सेज एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस। तो हर लीनियर डायमेंशन जो है उसमें इंक्रीज आएगा। तो इसकी लेंथ अगर आपकी, इसकी ब्रेड्थ अगर आपकी, हाइट ये है, उसमें जो चेंज आएगा 5% बढ़ी है, अंदर की कैविटी जो है आपकी वो भी इंक्रीज करेगी। कई बार लोगों को यहाँ पे विजुलाइज करना मुश्किल हो जाता है, उन्हें लगता है कि जब इंक्रीज होएगा अंदर वाला छोड़, नहीं, हर डायमेंशन आपकी इंक्रीज होगी, इसको ध्यान रखना। फॉर द सिंपल रीज़न कि यहाँ जो आपकी ये सर्कमफ्रेंस है, इसमें जो लोग खड़े हुए हैं, जो हमने शुरू में एग्जांपल लिया था, वो पहले ऐसे खड़े हुए थे, मेटल के जो भी ये पीसेज हैं, अब वो भी ऐसे हो गए। इफ़ दैट इज़ द केस, ये वाला जो रेडियस है ये भी आपका ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा। तो हर डायमेंशन आपकी इंक्रीज होती है, इस लाइन को ध्यान रखना है, एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस। हाल ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। तो लिक्विड्स पे जब हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं, हम कहते हैं सिंस लिक्विड्स आर ऑलवेज हीटेड अलोंग विद द वेसल। आप ऐसा नहीं होएगा कि पानी हाथ में गर्म कर रहे हैं, आप जब भी लिक्विड गर्म करेंगे इट विल ऑलवेज बी विद द वेसल। तो इस केस में, लिक्विड के केस में जो थर्मल एक्सपेंशन आता है, वहाँ पे हम ये कहते हैं कि एक्चुअल एक्सपेंशन या जो आपका एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हुआ है वो होगा अपेरेंट इंक्रीज इन आपका जो वॉल्यूम है उसका जो अपेरेंट इंक्रीज हुआ है माइनस इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो आपका मान लो कंटेनर है, भगोने में आप पानी गर्म कर रहे थे, दूध उबाल रहे थे, या कोई भी आपने चीज़ वो गर्म की उसमें रख के, तो लिक्विड एक्सपेंड हुआ। अगर वही कंटेनर आपका मान लो कंक्रीट का बनाओ जिसका एक्सपेंशन हम कहते हैं बहुत कम है, मान लीजिए, इफ़ दैट इज़ द केस, तो आपको एक्चुअल लिक्विड का एक्सपेंशन दिखेगा। पर इस केस में मान लो लिक्विड आपका एक्सपेंड हुआ 5%, कंटेनर एक्सपेंड हो गया आपका 3%, तो आपको एक्सपेंशन जो है वो सिर्फ 2% महसूस होएगा। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। तो एक्चुअल एक्सपेंशन जो है आपका वो उस पर कंटेनर पे भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे हम आपके कोविशेंट यहाँ पे लिक्विड के लिए हम दो डिफाइन करते हैं। पहला हम कहते हैं कोविशेंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन, इसको ध्यान रखना, आपके इस पे सवाल पूछे हुए हैं। अपेरेंट एक्सपेंशन होएगा कि अपेरेंट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, ये आपका कोविशेंट अपेरेंट एक्सपेंशन का होएगा। दूसरा है कोविशेंट ऑफ रियल एक्सपेंशन।
रियल एक्सपेंशन होएगा आपका कि रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, ये एक्चुअल रियल एक्सपेंशन है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। इनके बीच में अगर रिश्तेदारी देखेंगे तो हम कहेंगे रियल विल बी इक्वल टू अपेरेंट प्लस वेसल, या फिर अपेरेंट विल बी इक्वल टू रियल माइनस वेसल। तो रियल है आपका जो 5% हम कह रहे हैं कि लिक्विड का एक्सपैंड हुआ है, 3% ये एक्सपैंड हो गया, तो अपेरेंट क्या होगा 5 - 3, हमें लगेगा 2% ही आपका लिक्विड एक्सपैंड हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये आपका थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड कहलाता है। नाउ इसके बाद हम ये कहते हैं कि जो आपका चेंज इन वॉल्यूम होएगा, वो चेंज इन वॉल्यूम जो हम लिक्विड को लिखेंगे वो होएगा आपका वाई आर जो रियल एक्सपेंशन है माइनस 3 अल्फा। 3 अल्फा लिखेंगे हम जो आपका कंटेनर का गामा है, ये जो कंटेनर का एक्सपेंशन हुआ है वो इसमें से माइनस करेंगे, वो आपका लिक्विड वॉल्यूम जो लिक्विड का चेंज हुआ है। बिकॉज लिक्विड आपका एक्सपैंड हुआ, कंटेनर भी एक्सपैंड हुआ, तो इस केस में आप लिक्विड का एक्सपेंशन माइनस करेंगे कंटेनर का एक्सपेंशन। नाउ इस केस में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका कंटेनर ज़्यादा एक्सपैंड हो गया, मेटालिक वो था उसका अल्फा या उसका गामा जो है लिक्विड से ज़्यादा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि आप उसको टेम्परेचर राइज करें और लिक्विड का लेवल नीचे गिर जाए, तो डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। अगर ये ज़्यादा है इससे तो आपकी वैल्यू डेल्टा वी की नेगेटिव आ जाएगी, लेकिन अगर आपका लिक्विड ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, कंटेनर कम एक्सपैंड हुआ, तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे बात करते हैं, इसको ध्यान देना, जिसको हम कहते हैं चेंज इन डेंसिटी। डेंसिटी है क्योंकि आपका लिक्विड का एक्सपेंशन है, और हम रियल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्योंकि लिक्विड जो है वो एक्सपैंड हुआ है, तो हम डेंसिटी को लिखते हैं, डेंसिटी को हम लिखते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इस केस में वॉल्यूम आपका बड़ा है, तो इसको आप लिखोगे डेंसिटी विल बी इक्वल टू जो आपका मास है डिवाइडेड बाय वी 1 प्लस आपका गामा डेल्टा टी। अब उस केस में क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय गामा, इसकी अगर वैल्यू छोटी है तो इसको हम ऊपर ले जाके बायनॉमियल एक्सपेंशन लिख देते हैं, तो इसको हम लिखते हैं ये आपका आएगा डेंसिटी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस गामा डेल्टा टी, यानी कि आपकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम एक्सपैंड होएगा, मास उतना ही है। और इस केस में हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका जैसे चाय उबालते हैं, पानी उबालते हैं तो लिक्विड आपका उड़ गया है, हम यहाँ पे उड़ने वाली चीज़ इग्नोर करते हैं, तो उस केस में आपकी डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नाउ अगला सवाल यहाँ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज 2 होल्स ऑफ अनइक्वल डायमीटर D1 एंड D2, ये आपका 2 होल्स ऑफ अनइक्वल डायमीटर D1 D2 आर कट इन द मेटल शीट। आपने मेटल शीट है उसके अंदर 2 गोले काट दिए, दोनों का अलग अलग डायमीटर है। इफ़ शीट इज़ हीटेड, इसके बाद हमने यहाँ पे टेम्परेचर राइज किया है, इसको हमने हीट किया है। सवाल है बोथ D1 D2 विल डिक्रीज, बोथ D1 D2 विल इंक्रीज, D1 इंक्रीज D2 डिक्रीज, या फिर D1 इंक्रीज और D1 डिक्रीज और D2 इंक्रीज, इनमें से क्या होएगा। आपको यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेज, हर लीनियर डायमेंशन जो होती है उसमें आपका इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि बोथ D1 एंड D2 दे विल इंक्रीज, दोनों की वैल्यू में चेंज आएगा, दोनों आपके डायमेंशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। सिमिलरली आपकी शीट की जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो भी इंक्रीज होगी, यहाँ पे एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेज, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। 2019 में आपसे नीट के एग्जाम में सवाल पूछा गया। क्वेश्चन सेज कॉपर रॉड ऑफ लेंथ उसकी हम अपने को दे रखी 88 सेंटीमीटर एंड एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ, एल्यूमिनियम रॉड है उसकी लेंथ अपने को नहीं दी है, हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। दोनों की आपकी लेंथ में जो इंक्रीज होता है टेम्परेचर राइज के साथ, वो एक दूसरे को नेगेट कर देता है। अगर हमें अब ये बताना है कि लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड क्या होगी, और हमें दिया हुआ है कि आपका अल्फा CU जो है कॉपर का वो इतना है और अल्फा एल्यूमिनियम का आपका इतना है। हमारे ऑप्शन है 68 सेंटीमीटर 13.9, 113.9 या फिर 6.8 या फिर 88। नाउ सिनेरियो अपना ये है कि अगर आपका चेंज इन लेंथ की हम बात कर रहे हैं, तो चेंज इन लेंथ हम कहेंगे कि डेल्टा L ऑफ CU इज इक्वल टू डेल्टा L ऑफ AL। तो आपका एक का लेंथ में जो चेंज है वो दूसरे के लेंथ के चेंज के बराबर है। इसको यहाँ पे डेल्टा L की जो वैल्यू लिखेंगे उसको आप लिखोगे L0, इसको LC लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय अल्फा डेल्टा टी, अल्फा आपका CU का विल बी इक्वल टू L आपकी एल्यूमिनियम की LA लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय अल्फा एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। नाउ इस केस में दोनों का टेम्परेचर चेंज सेम है, तो ये डेल्टा टी की हम सुपारी दे सकते हैं, ये आपका उड़ जाएगा। और हमें LA की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब ये होगा दिस इम्प्लाइज LA जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी अल्फा CU डिवाइडेड बाय अल्फा जो आपका AL मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ कॉपर की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं अल्फा CU,
अल्फा सी वो दिया हुआ है अपने को 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय आपका अल्फा एल दिया हुआ है अपने को 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ कॉपर की वायर, वो अपने को दिया 88 सेंटीमीटर। ना यहाँ पे सेंटीमीटर ही रखेंगे, फाइनल आंसर भी आपका सेंटीमीटर में ही आएगा। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2.2 से 88 करके आपका 40 बचेगा। सो ये हो गया 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 40 और 10⁻5 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.8 आएगा और 0 लगाएंगे तो 68 हो जाएगा। दैट मीन्स आपकी लेंथ 68 सेंटीमीटर हो जाएगी। हेंस आपका ऑप्शन नंबर ए 68 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। राइट, अगला फिर सवाल सॉल्व करते हैं। नीट के एग्जाम में पूछा सवाल है आपसे 2016 में। क्वेश्चन सेज कोविशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड, वो हमें दिया हुआ है अल्फा 1 और अल्फा 2। तो ब्रास का अल्फा 1 और स्टील का अल्फा 2 दिया हुआ है। लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स आर L1 एंड L2, उनकी लेंथ आपको L1 L2 दी हुई है रेस्पेक्टिवली। इफ L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड सेम एट ऑल टेम्परेचर्स, L1 और L2 की जो डिफरेंस है वो मेंटेन सेम किया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड गुड। यानी कि आपने L1 माइनस L2 अगर वो देखेंगे तो वो जो टर्म है आपकी टेम्परेचर के साथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि L2 जो है आपका L2 है स्टील रॉड, तो L2 को आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू ओरिजिनल L02 उसकी लेंथ L2 है माइनस इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, और आपका L1 जो उसका आप लिख सकते हैं L01 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। राइट, अब जब इन दोनों को आप माइनस कर रहे हैं वो आपका टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि जो लेंथ में चेंज आ रहा है इन दोनों का, वो आपका दोनों का लेंथ में चेंज जो आएगा वो दोनों का बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका हम ये कह सकते हैं कि L2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 2 डेल्टा टी विल बी इक्वल टू L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, और टेम्परेचर चेंज क्योंकि सेम है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि L1 अल्फा 1 विल बी इक्वल टू L2 अल्फा 2। ये वैल्यू आपकी ट्रू होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि जितनी ये एक्सपैंड हुई उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो सेम रहेगा। बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन, आपने को इतना दिया हुआ है तो आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन इतना दिया है लिक्विड का अपना। A fractional change in the density of glycerin for a rise of 40 डिग्री सेंटीग्रेड in temperature, और नीट 2015 का आपका सवाल है। तो हो ही रहा है कि आपको उसका गामा पता है, 40 डिग्री आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और आपको बताना है कि डेंसिटी में कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा। ना इस चीज़ को समझते हैं यहाँ पे, पहले फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला निकालते हैं, सवाल तो बहुत आसान है। तो इसको हम कहते हैं कि आपकी जो डेंसिटी है वो हो जाएगी डेंसिटी 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ठीक है। अब इसको आप राइट हैंड साइड को अगर एक्सपेंड करेंगे तो फाइनल डेंसिटी विल बी इक्वल टू रो नॉट माइनस ये आएगा रो नॉट गामा डेल्टा टी। राइट, इसको अगर आप इधर लेके आएंगे तो ये हो गया रो नॉट आपकी फाइनल उसमें माइनस होगी, दिस विल बी इक्वल टू रो नॉट गामा डेल्टा टी। नाउ फ्रैक्शनल चेंज का मतलब ये है कि ओरिजिनल में और फाइनल में क्या डिफरेंस है। तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब है डेल्टा गामा डिवाइडेड बाय रो नॉट, और ये हो जाएगा अगर रो नॉट से इसे डिवाइड कर दें दिस विल बी इक्वल टू रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट विल बी इक्वल टू ये आएगा वैल्यू माइनस गामा डेल्टा टी। नो माइनस यहाँ पे इसलिए आ रहा है बिकॉज हमें पता है डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। फाइनल आंसर आपका गामा और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो आपकी फ्रैक्शनल चेंज आएगा दैट विल बी इक्वल टू गामा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। गामा दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू आपकी 40 हो गई। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4। चार आंसर जो है 10 की पावर में ना देख के डेसिमल में दिए हुए हैं, तो 10 की पावर -4 करेंगे तो उसको जो डिवाइड करेंगे तो 0.0200 ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी दैट वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट में 2013 में आपसे सवाल पूछा गया। क्वेश्चन सेज सवाल आपका है कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एट 40 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 40 डिग्री पे 992 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सवाल हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होएगा। ना सिंपल सवाल है, इसको आप देखेंगे डेंसिटी को हम लिखते हैं इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ठीक है।
फाइनल डेंसिटी अपने को दे रखी है, इनिशियल डेंसिटी अपने को दे रखी है, गामा की वैल्यू बतानी है, डेल्टा टी अपने को पता है। अगर 20 डिग्री से 40 डिग्री हुआ है टेम्परेचर तो डेल्टा टी आपका 20 डिग्री हो गया। बस एक अननोन वेरिएबल है, बाकी सब वैल्यू दी हुई है। नाउ गामा के लिए अगर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रो विल बी इक्वल टू रो नॉट माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी। इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो आपका ये बन गया रो नॉट गामा डेल्टा टी विल बी इक्वल टू रो माइनस रो नॉट। इसको रो नॉट से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय रो नॉट, डेल्टा टी से भी डिवाइड कर दोगे तो डेल्टा टी, तो फाइनल एक्सप्रेशन गामा हो गया रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय आपका ओरिजिनल डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया थर्मल एक्सपेंशन वॉल्यूम का। ठीक है, तो इस केस में बस डेटा रख लेते हैं। सो डेटा अपने को अच्छा, यहाँ पे वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी फॉर द सिंपल रीज़न कि आपको पता है कि रो नॉट की वैल्यू जो है फाइनल वैल्यू कम है, इनिशियल वैल्यू आपकी ज़्यादा थी। सो उसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो दिस इम्प्लाइज आपका गामा है दैट विल बी इक्वल टू रो नॉट, ये बाद में हो गया आपका 992 माइनस 998 डिवाइडेड बाय 992 मल्टीप्लाइड बाय 20। बस इसको हमने सॉल्व करना है। सो ऊपर हो गया ये आपका 6 आ गया, बस मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आपका आ गया 992 मल्टीप्लाइड बाय 20। ना इसको एक बार 20 को इससे वो कर लेते हैं तो ऊपर आपका 3 बचेगा, नीचे आपका 10 बचेगा, ये कैंसिल करके। तो इसकी वैल्यू अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी क्विक कैलकुलेशन के लिए एक काम और करते हैं, इसको 993 मान लेते हैं। अभी 992 आपका इससे डिविजिबल नहीं है 3 से, पर इसको 993 अगर आप मान लेंगे तो गामा जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय ये आपका बचा 9.93 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3, ये वैल्यू बची आपकी। ठीक है, अब इसको 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 डिवाइडेड बाय 3.31 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 आ गया। अब 1 बाय 3.33 आपका 3 होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं गामा विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4, ये वैल्यू हो जाएगी। हेंस आपका ऑप्शन नंबर ए 3 इंटू 10 टू द पावर -4 दैट वुड बी द राइट आंसर।